सृष्टि एसआरटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वसई विरार शहर जिला कांग्रेस ने भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है, जिन्होंने संसद में कहा था कि देश में कोरोना संक्रमण महाराष्ट्र के कारण हुआ है। वसई शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिला अध्यक्ष ओनिल अल्मेडा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने वसई तहसीलदार कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, कोरोना महामारी आई है, मोदी सरकार आई है, कोरोना महामारी आई है, मोदी सरकार आई है, कोरोना महामारी आई है। शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। मेरा जिलाध्यक्ष वसई विरार शहर जिला कांग्रेस। आज मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में 2 दिन पहले स्टेटमेंट किया, जिसमें महामारी को, कोरोना महामारी महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने बढ़ावा दिया, ऐसा वक्तव्य मोदी जी ने किया, वो एकदम हास्यास्पद है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कोविड-19 2019 में दिसंबर में जिसका वुहान में पहला पेशेंट मिला, उसके बाद संशोधन के बाद जनवरी 30 को WHO ने डिक्लेयर किया हर एक कंट्री ने अपना अपना बॉर्डर सील करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आ सकते हैं और ये महामारी हो सकती है, ऐसा डिक्लेयर किया। महामारी हो सकती है बोलने के बाद भी ट्रम्प का स्वागत, फरवरी नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम किया, लाखों लोगों को एक ग्राउंड में जुड़ाया। तभी भारत के बाहर से भी लोग इंडिया में आते थे और उनको आने दिया। मध्य प्रदेश का सरकार गिराने का काम इनका बाकी था। पॉलिटिक्स में जो भी राजकारण करना था वो उन्होंने सब किया और बाद में घाई में लॉकडाउन जाहिर किया। लॉकडाउन के बाद 6 घंटा भी टाइम मज़दूरों को घर पहुंचने के लिए दिया नहीं। जो मज़दूर महाराष्ट्र में अटके हुए थे, महाविकास आघाड़ी ने उनको खाने पीने का बंदोबस्त किया। और जब भी मज़दूरों को लगा कि उनको घर जाना चाहिए, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था तभी वो टेंस था, कोरोना महामारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनको घर जाने के लिए बंदोबस्त किया। केंद्र सरकार के पास रेलवे जैसी फैसिलिटी थी, रेलवे से 2 दिन लेट लॉकडाउन करके सब लोगों को हफ्ता भर में घर में पहुंचाने के लिए टाइम दे सकते थे। बिना सोच लॉकडाउन जाहिर किया और इसके लिए जो कोरोना को बढ़ावा दिया है, बाद में कोरोना 21 दिन में जाएगा, थाली बजाने को बोला, घंटा बजाने को बोला, टॉर्च लगाने को बोला, मोबाइल का टॉर्च चालू करने को बोला। इनके पास कुछ भी नियोजन नहीं था, नियोजन शून्य, प्लानिंग 0। और इसके वजह से जो महामारी के फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में 35 लाख से ज़्यादा लोगों का, भारतीय का जान गई है। इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। इनकी नाकामी ढकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाविकास आघाड़ी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप कर रहे हैं। इसके लिए आज का आंदोलन है। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो। जो झूठे मोदी जी के सरकार ने आज तक जो भी वादे किए हैं सब झूठे साबित हुए हैं। वो नौकरी के बारे में रहेंगे, बेरोजगारी हटाने के बारे में रहेंगे, रोज़गार देने के बारे में रहेंगे। जो भी वादे किए, 15 लाख देने के बारे में जो बात की थी, जो महंगाई हटाने की बात की थी, एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। अभी आने वाले 5 राज्यों में जो इलेक्शन है वो नज़र के सामने रख के ऐसे झूठे बयान पार्लियामेंट में करते हैं। इसका निषेध हम वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ से। पूरे महाराष्ट्र में बहुचर्चित वर्धा जिला के हिंगणघाट तहसील में घटित अंकिता जलित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए हिंगणघाट कोर्ट ने आरोपी विकेश नगराड़े को दोषी करार दिया और सजा के बारे में कल जिरह होने के बाद सजा सुनाई जाएगी, इस प्रकार की बात कही गई। हिंगणघाट की प्राध्यापिका अंकिता पिसुर्डे, इसका आरोपी विकेश नगराड़े ने उसके अंत में पेट्रोल डाल के उसके जला दिया और उसका खून किया। इस आरोप में कोर्ट ने आज उसे दोषी पाया है। और इसके बाद हमने कोर्ट को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है उसके मुताबिक सजा के बारे में कल अभियुक्त विकेश नगराड़े और सरकारी पक्ष की जिरह होगी, क्योंकि उसी दिन जिरह करना ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के वैसे डायरेक्शन से और उस आधार पे कल प्रोसिक्यूशन और आरोपी कल कोर्ट में उसे कौन सी सजा मिलेगी
इसके बारे में कल बहस करेगी। सजा का ऐलान कल कोर्ट कर सकती है। दरअसल ट्रंप को देश में लाकर मोदी ने खुद को भारत में कोरोना पहुंचाने का काम तो कर ही डाला। बेहद गरीब जनता की मदद करना एक अच्छा काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदू धर्म की प्रशंसा कर रहे थे, मानवीय संवेदना को भूल गए एवं उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों की बदनामी की। उन्होंने यह बयान प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन इस बात का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कड़ा निषेध किया गया। राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी लोकसभेमध्ये जे भाषण केलं, तसं पाहता राहुल गांधींनी आपल्या भाषणातून देशाच्या समस्येबद्दल प्रश्न विचारले। महागाई, बेरोजगारी, पेगासस, चीनची आपल्या देशामध्ये घुसखोरी या विषयावर चर्चा करताना उत्तर न देता तसे काही प्रधानमंत्री हे लोकसभेच्या प्रांगणातून प्रचार सभा करत आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी या ठिकाणी दिलं। कांग्रेस पक्षावर आरोप करताना कांग्रेस अगर नहीं रहती तो इस देश का क्या होता, त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की कांग्रेस अगर इस देश में नहीं रहती तो आप भी नहीं रहते। ज्या काँग्रेस पक्षांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ज्या काँग्रेस पक्षांनी या देशासाठी त्याग आणि बलिदान दिला, त्या काँग्रेस पक्षाबद्दल लोकसभेमध्ये असं वक्तव्य करणं हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शोभत नाही। महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोरोना काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने रेल्वेने सोडलेल्या गाड्याच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इथच्या सर्व मजुरांना त्यांच्या गावी सुखरूप पोहोचवलं, त्यांची जेवणाची व्यवस्था केली। परंतु नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत असा आरोप केला की काँग्रेस शासनाने संपूर्ण देशामध्ये रेल्वे गाड्या पाठवून कोरोनाचा फैलाव केला। एक गोष्ट सांगायची वाटते की रेल्वे ही महाराष्ट्र शासनाच्या अंडरमध्ये येत नाही, तर रेल्वे ही केंद्र सरकारच्या अंडरमध्ये येते। केंद्र सरकारने रेल्वे पाठवल्यामुळं महाराष्ट्र सरकारने त्या मजुरांची व्यवस्था करत फक्त महाराष्ट्र सरकारच नाही तर गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या सर्व सरकारने रेल्वेच्या माध्यमातून त्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्याचं काम केलं। तुम्ही वेळेवर येता, 4 घंटे अगोदर सांगता की आजपासून लॉकडाऊन लागू करतो आणि त्या माध्यमातून लोक जिथच्या तिथे थांबल्या गेले। हजारो लोक रस्त्यावर पायी गेले, हजारो लोक, लाखो लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले। त्याची चिंता न करता महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारला दोष देणे, काँग्रेस पक्षाला दोष देणे हे नरेंद्र मोदीच्या कोत्या मानसिकतेचे दर्शन या ठिकाणी घडत आहे। महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीतर्फे, महाराष्ट्र शासनातर्फे आम्ही याचा निषेध करतो आणि महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या या मोदी सरकारला महाराष्ट्रातील जनता भविष्यामध्ये धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही ही या ठिकाणी आम्ही ग्वाही देतो आणि मोदीचा निषेध करतो। बीजेपी नेता और विधायक नितेश राणे को आखिरकार कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दे ही दी। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिनों से नितेश राणे की तबीयत बिगड़ी थी। आज सुबह उन्हें उल्टी होने की सूचना मिली। इस पृष्ठभूमि में नितेश राणे और पूरे राणे परिवार के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। आणि राकेश परब या दोघांचाही जामीन अर्ज मंजूर केला आहे। दोघांनाही 30,000 रुपयाच्या जामिनावरती सोडण्याचे आदेश झालेले आहेत। त्याचप्रमाणे त्यांना काही कंडिशन घालण्यात आलेले आहेत। त्यामध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्यांना प्रवेश नाही आहे। त्याचप्रमाणे आठवड्यातून एकदा म्हणजे सोमवारी 10 ते 12 या वेळेमध्ये त्यांना ओरोस पोलीस स्टेशन येथे हजेरी लावायची आहे। या व्यतिरिक्त पोलीस ज्यावेळी तपासामध्ये सहकार्य करायला किंवा तपास कमिटी ज्यावेळी बोलवतील त्यावेळी त्यांनी हजेरी लावायची किंवा पोलिसांसमोर हजर राहायचं आहे। या कंडिशन्सवरती त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने केले। जिल्ह्यामध्ये कुठेही ते जाऊ शकतात। या प्रकरणात अजून 2 आरोपी आहेत असंही समजतं, काय नक्की? या प्रकरणात आरोपी खूप आहेत, परंतु 3 आरोपी मिळायचे आहेत। त्यामध्ये एक गोट्या सावंत आहेत, त्यांना सुप्रीम कोर्टने 10 दिवस सरेंडर व्हायला वेळ दिलेली आहे। त्यामुळे ते सुप्रीम कोर्टच्या आदेशाला अधीन राहून जे काय पुढे करायचं ते करतील। बाकीचे 2 आरोपी कोण आहेत
त्यांचा नितेश राणेंशी काडी मात्रही संबंध नाही आणि अशी पोलिसांची केसही नाही की ते नितेश राणेंच्या कधी संपर्कात होते. त्यामुळे त्या 2 आरोपींसंदर्भात नितेश राणेंच्या वतीने बोलण्याचा काही प्रश्न येतो. एकूण जो 1.5 महिन्यातला तुम्ही घटनाक्रम बघितलात, न्यायालयात अटकपूर्व जामीन, नंतर नियमित जामीन, पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी, या सगळ्या घटनाक्रमातून आपण ही केला. आता सगळ्याच गोष्टी काय आज बोलून काय उपयोग नाही. कोर्टाची प्रोसिजर होती, त्याच्यामध्ये आज बेल मिळाला. काय काय घडलं ती बोलायची वेळ आज नाही. आज आनंदाचा दिवस आहे. कोर्टाने बेल मंजूर केली आहे, या गोष्टीचा आनंद आहे. अनेकदा न्यायालयात वकिलांकडूनही सांगण्यात आलं की राजकीय आकसातही कारवाई होते, नितेश राणे यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ते हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नाही. आज ते कळलं तर नेमका अर्थ काय असतो. 8 दिवस आज बोलायची ती वेळ नाही. जेव्हा बाहेर काढायचं असेल तेव्हा काढू, पण आज नाही. आज आनंदाचा दिवस आहे, एवढंच आज सांगतो. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर एक फाइल देना प्लीज। सर आपके लिए कॉल है। सर वो फाइल दीजिए ना। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है। ना कोई दर्द, ना कोई टाका, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है। तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्षों के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण आस्टीकर को निवेदन सौंपा गया। इसमें वहीद खान ने कहा कि आज जो कोरोना काल की स्थिति है और लोग बेरोजगार है, वहीं गली गली जो लोग रोजगार के लिए घूम रहे हैं, इस हाल में ये जो बकरी, मुर्गी और कबूतर व्यवसाय है, इनका रोजमर्रा का कारोबार छीन लिया गया है। इसीलिए इस प्रकार की अन्य मांग लेते हुए महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण आस्टीकर ने सावली तात्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को आदेशित किया कि खाली ग्राउंड देखकर व्यवसाय शुरू किया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष आज माननीय महानगर पालिका आयुक्त साहब को निवेदन देने आए हैं। इस कोरोना काल के अंदर बेरोजगारी का बहुत बड़े पैमाने पर लोग घरों पे अपने रुके हुए हैं। आज महानगर पालिका आयुक्त साहब को निवेदन इसलिए संदर्भ में देने आए कि जो जिस तरह बैल बाज़ार और मच्छी बाज़ार, गाय बाज़ार, बैल बाज़ार रहता है, उसी तरह से इन कुछ लोगों का बकरी बाज़ार, कबूतर बाज़ार, मुर्गी बाज़ार के संदर्भ में निवेदन देने आए हैं कि भाई मुस्लिम पश्चिम परिसर के अंदर में और पूरे अमरावती शहर में नहीं तो पूरे जिले के अंदर में ऐसे 5000 व्यवसायी है जो इसका बिजनेस करते हैं और ये जहाँ पर भी आठवड़ी बाज़ार में दुकान लगाते हैं वहाँ उनको पुलिस करार देती है क्योंकि उनके पास में परवाना नहीं होता। हम महानगर पालिका साहब को निवेदन में ये दर्शाया है कि इन लोगों को आप तात्पुरता कहीं ना कहीं इनके रोज़मर्रा की रोज़ी के लिए सिर्फ 3 घंटे के लिए, वो भी संडे दिन आ रहा है, इतवार दिन आ रहा है,
वो 3 घंटे के लिए यदि आपने उनको उतनी परिसर के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड है, डिप्टी ग्राउंड है, एकेडमिक है, जंगला हाई स्कूल है और कई तरह के ग्राउंड जो खाली पड़े हैं जहाँ पे लोग गंदगी कर रहे हैं या कचरा डाल रहे हैं, अगर इन व्यवसायों को जगह दी जाए व्यवसाय करने के लिए तो लोगों का भला होगा। कि कोरोना काल का वक्त है, लोग वैसे ही परेशान हाल है और बल्कि आपकी जो फीस है 10 रुपये 5 रुपये जो पहुँची है, आप इनसे ये भी फाड़ सकते हैं, लेकिन आप तत्काल इनको तात्पुरता भी अगर आपने इनको जगह दे दी है तो इनका रोजी रोटी का मसला हल हो जाएगा। जब महानगर पालिका को ज़रूरत पड़ेगी या आपके हाथ में हैंडओवर करने के तैयार। महाराष्ट्र सरकार अंगीकृत महिला आर्थिक विकास निगम के बुलढाणा जिला कार्यालय के तहत लोनारा तालुका स्तर अस्मिता लोक संचालित साधन केंद्र सुल्तानापुर के महिला बचत गट की महिलाओं ने जिला समन्वय सुमेध तायडे के मार्गदर्शन में मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए 1000 पोस्ट कार्ड भेजे गए और भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद इनको अनुरोध भी दिया गया। मी गजेंद्र गवई, व्यवस्थापक अस्मिता लोकसंचालित साधन केंद्र सुलतानपूर, तालुका लोणार, जिल्हा बुलढाणा। महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आमच्या लोणार तालुक्यातील आमच्या केंद्राच्या अंतर्गत असणाऱ्या 1000 माविमच्या महिला बचत गटाच्या वतीने माननीय महामहिम राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद साहेब यांना 1000 पोस्ट कार्ड या ठिकाणी आम्ही पाठवत आहोत। त्यामध्ये आपली जी मराठी भाषा आहे या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आम्ही सर्व माविमच्या 1000 महिला हे पोस्ट कार्ड पाठवून महामहिम राष्ट्रपती साहेबांना या ठिकाणी विनंती करतो। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव शोभा परमेश्वर जाधव आहे। अस्मिता लोकसंचालित साधन केंद्र यांची मी अध्यक्ष आहे। यांच्या वतीनं राष्ट्रपतीला आम्ही 1000 महिला। नमस्कार, माझं नाव अनिता राजू मोरे, राहणार वेणी, तालुका लोणार, जिल्हा बुलढाणा। माझ्या गटाचं नाव आहे दुर्गा महिला बचत गट। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मी राष्ट्रपतीला 1000 पत्र पाठवत आहे। 14 फरवरी को देश भर में वैलेंटाइंस डे के नाम से युवक और युवतियां आपस में प्रेम बांटने के लिए फूल देकर प्रेम व्यक्त किया जाता है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइंस डे इस प्रकार से बिल्कुल गलत है। वैलेंटाइंस डे इसको रोक देना चाहिए। इस प्रकार की मांग को लेकर हिंदुत्ववादी संगठन की ओर से कोल्हापुर जिलाधिकारी राहुल रेखाराव इनको निवेदन दिया गया। नमस्कार, आज कोल्हापूर शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात हिंदू जनजागृती समिती आणि सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आलं। विषय असा होता की 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे नावाचा एक कुप्रथा असलेला दिवस आज संपूर्ण देशभरात साजरा केला जातोय। हा दिवस प्रेम दिवस नावाचा एक गोंडस शब्दाचा वापर करून अनैतिकतेचा मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार या दिवसाच्या माध्यमातून सुरू असतो। या दिवशी मोठ्या प्रमाणात जे मुलं आणि मुली आहेत तर ते एकमेकांना फूल देऊन भेटवस्तू देऊन आपलं प्रेम व्यक्त करतात। पण मुळात भारतीय संस्कृती असलेला आपला हा देश हा या सगळ्या विषयांच्या वेगळा आहे आणि या संदर्भात आपल्या देशामध्ये होत असलेले हे गैरप्रकार थांबावे, ही कुप्रथा पूर्णपणे बंद व्हावी यासाठी आज जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कॉलेज असतील, महाविद्यालय असतील, तसेच पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आदेश पारित करण्यात यावे आणि कुठलाही गैरप्रकार या संदर्भात 14 फेब्रुवारीला किंवा तत्सम त्यापूर्वी होऊ नये यासाठी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी या मागणीचं निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी देण्यात आलं। यावेळेस हिंदू जनजागृती समितीसह सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते। नमस्कार। मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, इस कविता की पंक्तियों को ये सही अर्थों में क्रियान्वित किया जाए तो समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बीरवाड़ी खरवली नंदी समाज के रामचंद्र अण्णा पवार हमेशा रहेंगे। सबसे पहले कायम, आदर्शवादी और प्रेरणादायी स्वर्गीय रामचंद्र अण्णा पवार का जीवन कार्य नई पीढ़ी के लिए एक स्थायी प्रकाश स्तंभ होगा। ऐसे में जिले के बीरवाड़ी महाड़ क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज या ठिकाणी
माझे वडील कैलासवासी रामचंद्र अण्णा पवार ज्या या विभागात आमच्या नंदिवले समाजामध्ये त्यांना अण्णा म्हणून या ठिकाणी सगळे ओळखतात, असे या वयाच्या 85व्या वर्षी अल्पशा आजाराने त्यांचं या ठिकाणी 30 तारखेला रविवार दिनांक 30 तारखेला त्यांचं या ठिकाणी निधन झालं. निधनाची बातमी सर्वत्र पसरल्यानंतर या ठिकाणी असणारा ह्या विभागातून व आमच्या महाराष्ट्रातून आमचे समाज बांधव सगळे या ठिकाणी अंत्यदर्शनासाठी व अंत्यविधीला आले आणि त्यानिमित्ताने आज या ठिकाणी आज मंगळवार दिनांक 8/2/2022 रोजी या ठिकाणी आपण 10वे उत्तर कार्याचा या ठिकाणी कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. आणि त्या कार्यक्रमनिमित्त या ठिकाणी आम्ही एक वडिलांना श्रद्धांजली म्हणून या ठिकाणी नामवंत कीर्तनकार हबप व कीर्तन केसरी संतोष महाराज वनवे बीड हे आमच्या चुलते श्री नारायण पवार यांच्या विनंतीस मान देऊन या ठिकाणी कीर्तनासाठी त्यांनी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित लावली. केवळ आमच्या ह्या संपूर्ण पवार कुटुंबावर असणारे प्रेमापोटी या ठिकाणी त्यांचं चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी कीर्तनाचा त्यांनी लोकांना लाभ दिला. हे असताना आम्हाला हे करण्याचं कारण काय की आमच्या गेले 60-65 वर्षापूर्वी या ठिकाणी आमच्या या खरोली गावी आमचे आईवडील व्यवसायानिमित्त सातारा जिल्ह्यावरून या ठिकाणी आले. वास्तविक पाहता त्यांचं जन्मभूमी तिकडे सातारा जिल्हा, पण कर्मभूमी या ठिकाणी त्यांना लाभलेलं आहे. आणि इथं गेले 60-65 वर्षी त्यांचं आमचा मूळ व्यवसाय पूर्वी आमच्या आजोबांचा वाडवडिलांचा नंदीबैल घेऊन गावोगावी भिक्षा मागणे हा मूळ व्यवसाय आणि त्याला धरूनच आमच्या वडिलांनी पण तो वारसा धरून त्यानंतर कालांतराने या ठिकाणी त्या व्यवसायाला वाव नसल्यामुळे या ठिकाणी भांडी व्यवसाय सुरू केला. मग त्यांनी ह्या विभागात पूर्ण गावोगावी जाऊन भटकंती करून या ठिकाणी पोटाची खळगी भरण्यासाठी गावोगावी जणी घरोघरी जाऊन भांडी व्यवसाय करून ह्याच ठिकाणी आमच्या सगळ्यांना आमचे ज्या 4 बहिणी 3 मुलगे आणि त्यांचे बंधू भाऊ अशा मोठा परिवार घेऊन या ठिकाणी वास्तव्यास राहिले. आणि वास्तव्यास असताना या विभागात त्यांना किंवा या गावात त्यांची जी ख्याती होती की त्यांचा मनमिळावू स्वभाव, प्रेमळ स्वभाव कोणाला आजपर्यंत ह्या ठिकाणी या गावात त्यांच्याशी बीड हे आमच्या चुलते श्री नारायण पवार यांच्या विनंतीस मान देऊन या ठिकाणी कीर्तनासाठी त्यांनी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित लावली. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. सर एक फाइल देना प्लीज. सर आपके लिए कॉल है. सर वो फाइल दीजिए ना. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है. ना कोई दर्द, ना कोई टाका, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है. तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है.
सोमवार 7 फरवरी को पंचशील बौद्ध विहार देवमाली में त्याग माता रमाई जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस जयंती कार्यक्रम में अध्यक्ष व मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और माता रमाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही अध्यक्षा उपासिका आठवले, मुख्य अतिथि उपासिका तायडे, खंडारे और धम्म प्रवचक राजीव जादव मौजूद थे। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आता रमाई विषयी तर सर्वांनी आपल्याला सांगितलं की त्यांच्या त्यागमूर्ती त्यांनी आज काय केलं, पण मला असं वाटते की त्यांनी जे आपल्याला शिकवण दिली, त्यांनी जो त्याग केला, त्या त्यागाची काही जरी थोडीशी जरी आपण आपल्या याच्यात अंगी काढलं तर आज आपण आपल्या समाजात, आपल्या घरात आपण ती प्रगती करू शकतो। म्हणतात ना की रमाई सारखा संसार कधी कोणाला जमणार नाही। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और ज्ञानपीठ रेउलगांव तालुका वसमत जिला हिंगोली की ओर से त्रिरत्न महाविहार रेउलगांव यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रमाई जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूज्य भदंत पय्याबोधी पूज्य भदंत शरणानंद ने दर्शकों को धम्मदेशना दी। साथ ही माता रमाई के जीवन पर आधारित प्रबोधन पर गीत गायन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। ती बुद्धाची दवा आम्हाला कळाली नाही ना। बुद्धाचं औषध आहे करुणा, करुणा, करुणा। केनीची धम्मा, केनीची धम्मा, अभयकथा धम्मा, अभयकथा धम्मा। हे सुप्रीम अनंत 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 बुद्धाचं हे वाक्य आहे। याला तुम्हाला असत्य म्हणता येत नाही। कृपा करून वाद करू नका, कृपा करून अभिरना करू नका बुद्धाच्या वाणीची। कृपा करून वादामध्ये जाऊ नका। याला एवढं येतंय, त्याला एवढं येतंय, ह्या वादात जाऊ नका। पालीवाला कोणी असेल त्यालाही काही म्हणू नका। त्यालाही म्हणायचं तू मोठा आहे, सगळंच मोठं आहे, पण तुझा बी व्यवहार सुधरू दे म्हणायचं। त्याला मनातून शिव्या नाही घालायच्या। तुझंही भलं म्हणावं, तू आता काहीच सांगू नको। त्याचाही गौरव करा, सगळ्याचाच गौरव करा, पण स्वतःला स्वाभिमान जागवा। असा स्वाभिमान जागवा की बाबासाहेबांनी ताकद दिलेली आहे आणि बुद्धांनी धम्मा ग्रंथ आहे। म्हणून शेवटी फार महान अमृत रत्न आहे, अमृत रत्न आहे, परिशुद्ध आहे। पटीचे समुत्पाद धम्मा होती, पटीचे समुत्पाद धम्मा होती, पटीचे समुत्पाद धम्मा होती, पटीचे समुत्पाद धम्मा होती। आणि बंधू आणि भगिनीनो, तुमचीच ताकद आहे। आणि महत्त्वाचा भाग काय आहे की आपण सर्व एकत्र येऊ आणि सर्वांना रोगाची क्रांती असेल, धम्माची क्रांती असेल, कुठलीही क्रांती असेल, सर्व एकत्र येऊन काम केल्याशिवाय होणार नाही। आणि एकत्र या आणि बौद्ध धर्म हा आपल्या धर्मासाठी आहे असा विचार करू नका। त्रिपिटक मध्ये फक्त धम्म हा शब्द आहे। धम्म म्हणजे निसर्गाचा नियम किंवा निसर्गाचं ज्ञान, ज्या ठिकाणी पूर्ण ब्रह्मांड आहे, पृथ्वी आहे, सूर्य आहे। आम्ही हे तथागताने परिपूर्ण ज्ञान सांगितले आहे। शास्त्रज्ञ पण मानतात, तुम्ही पण मानायला पाहिजे। तुम्ही का पाली भाषेमध्ये भिक्खवे म्हणतात, भिक्खवे, भिक्खू, भ भी अर्ध क आणि क, भिक्खवे। ज्याने दुःखाचा संखार जाणला म्हणून कुसला धम्मा। बंधू आणि भगिनींनो, खूप मला इथे बरं वाटलं आणि आपण हमेशा इथे येत जाऊ। भिक्खू संघ आहे, शरणानंद बंतीचे आहेत, पयावती बंतीचे आहेत, धम्मकीर्ती बंतीचे आहेत। सर्व बंतीजींना, भारत देशातल्या सर्व बंतीजींना आपण मान सन्मान द्यायचा। आपण सर्वांचा गौरव करा, सर्वांचा गौरव करा, सर्व भिक्खू संघाचा गौरव करा। बुद्ध, धम्म, संघ, भिक्खू संघ आणि बाबासाहेब हे सोडून कुठलाही वाद केला तरी चालणार नाही, पण इथे वाद काहीच करू नका।
बुद्ध धम्म संघ बाबासाहेबांचे विचार. इथे वाद करू नका, इथे संशय घेऊ नका, इथे फक्त समजून घ्या, एकमेकावर प्रेम करा, एकमेकावर दया करा. कारण जगामध्ये आपला जापान आहे, विश्वामध्ये जग किती मोठा आहे, आपल्याला विदेशामध्ये विमानाने जावं लागते. मग जगामध्ये बुद्धाचा प्रचार खूप आहे. आपण तर 28 बुद्धाचे पाईक आहोत, भिक्खुसंघ आहे. वारंवार बुद्ध लोके धम्म लोके संघ लोके वारंवार म्हणा. अनिच्छवत संखारा उपद्वे धम्मिनो उपजित्वा निरुचंती ते संघ उपसमासको. आरोग्य परम लाभा निब्बानं परंसु. मागंडीय नावाचा उपासक होऊन गेला, तो मरायला टेकला आणि तथागतांनी त्याला सांगितलं आरोग्य परम लाभा निब्बानं परंसु. तुम्हाला जर आरोग्य असेल तर आणखी धम्म चांगला पाळता येतो. आरोग्य नसेल तरी तुम्ही सहन करता. कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. चेहरे और बालों के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा है. सरकारी एक निजी कॉलेज में और बाद में आरएसएस द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में एक फतवा जारी किया गया है कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब नहीं पहनना चाहिए. कॉलेजों का कहना है कि उन्हें कर्नाटक सरकार ने ऐसा करने का आदेश दिया है. इस मुद्दे पर राज्य भर में धार्मिक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है. हम कर्नाटक में सत्ता में भाजपा सरकार की भूमिका का विरोध कर रहे हैं. जो भाजपाई का इलेक्शन के लिए जो राजकारण चल रहा है, हिसाब के बारे में जो कर्नाटका में मैटर चल रहा है, उसके बारे में मैं मेरा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ. मैंने देखा है 2014 में झूठे वादे करके जो भाजपा गवर्नमेंट सत्ता में आए हैं, तभी महंगाई कम करने का रीज़न से उन लोग सत्ता में आए. लोगों को अच्छे दिन लाएंगे ये बोल के सत्ता में आए. 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, मगर इसमें से कोई भी वादा पूरा किया नहीं. 2019 में जब भी सत्ता जाने का टाइम आया, लोगों जब उनको पूछने लगे कि हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार देने को आप फेल हो गए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई, तभी बराबर पुलवामा अटैक होता है, तभी हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करता है. पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग हैं वो एक भावना लोगों को यूज़ किया जाता है और मज़हब के नाम पे डिवाइड किया जाता है. वापस बीजेपी सत्ता में आती है. इसके बाद अभी ऐसा लग रहा है 5 स्टेट में इलेक्शन है. यूपी में इलेक्शन चल रहा है, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी उधर है. आने वाले टाइम सत्ता हासिल करने के लिए तो नहीं हो रहा है कर्नाटक में, ये कोई प्लान करके तो नहीं कर रहा है. मुझे लगता है कि घटना ने हर एक को क्या पहनने का क्या नहीं उसका अधिकार दिया है. किसने क्या खाने का, किसने क्या पहनने का, इसके ऊपर कोई अगर राजकारण करता है तो ये गलत है. कांग्रेस की भूमिका है सबको साथ में लेके चलने की है और शांति से काम करना है, शांति से देश की उन्नति करनी है, सब लोगों को साथ में लेके चलना है. मगर भाजपाई लोगों को खाई करने की, जो ऊंचे है, जो अडानी अंबानी जैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल कर रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब को खाई में ढकेल रहे हैं. और इलेक्शन के टाइम भावनाओं को जागरूक करके स्टूडेंट को यूज़ करके, अभी इस टाइम स्टूडेंट को यूज़ कर रहे हैं. जो हिसाब का मामला अभी आ रहा है वो कौन किसने क्या पहनने का वो है, घटना ने अधिकार हर एक को दिया है. इसके लिए हर एक आदमी ने, हर एक नागरिक ने जागरूक होना चाहिए. ये बीजेपी की चाल जो है वो समझनी चाहिए और जो घटना ने अधिकार दिया है वो जागरूक, जो सामने वाले लोग हैं जो भावनाओं से खेलते हैं, उनके अगेंस्ट जन जागृति करके उनको सत्ता में से बाहर धकेलने के लिए हम सब साथ में आना जरूरी है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस. घटना है, भारत में ये चीज़ नहीं होना चाहिए. भारत एक सेकुलर मुल्क है और भारत के फंडामेंटल राइट्स हमको इस चीज़ के अंदर अधिकार देते हैं. आर्टिकल 25, 26, 27, आर्टिकल 14 इस चीज़ की इजाज़त देता है कि धर्म जात से हम किसी को बांट नहीं सकते. आज की जो गवर्नमेंट बैठी है हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट नज़र आ रही है. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त में यही किया था, हर किसी को रिलीजन में बांट दिया था. लेकिन जब हमारे लोगों ने उस फ्रीडम फाइटर हमारे मुसलमान लोग भी थे, हमारे भारतीय भाई लोग भी थे, दलित भाई भी थे. बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके अंदर ये राइट्स दिया है हमें. उन्होंने संविधान इसीलिए लिखा था कि ये दिन हमें ना देखना पड़े. लेकिन आज की जो सरकार बैठी है ये हमें गिल्टी फील करा रही है.
हमें नीचा दिखा रही है और हमें एक साइड कॉर्नर कर रही है। मैं एक मुस्लिम रिलीजन होने के नाते ये चीज़ का मैसेज देना चाहूँगा हर मुसलमान को कि भारत किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, भारत सभी का है, क्रिश्चियन का भी है, मुस्लिम का भी है, पारसी का भी है। आप एक 10 रुपये की नोट देखिए, उसमें सिर्फ उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, उसमें महाराष्ट्र की लैंग्वेज में, कर्नाटक की लैंग्वेज में भारत इस तरीके से मिलकर एक भारत बना है। और भारत एक सेकुलर मुल्क है, ये किसी मज़हब और रिलीजन को मानने वाला मुल्क नहीं है। और मैं भारत का नागरिक होने के नाते ये सरकार से अपील करूँगा कि जो काम तुम कर रहे हो, इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हो, मत बनाओ। हम जिस दिन एक हो गए फिर से, जिस तरह अंग्रेज़ों को हमने खदेड़ दिया था, तुम्हें भी निकाल के यहाँ से फेंक देंगे हम। मैं नीदा खेमानी। जैसे कि भारत के एक शहर कर्नाटक में अभी फ़िलहाल ही में एक हादसा हुआ है। वहाँ पर एक लड़की को उसका हिजाब निकालने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुसलमानों के लिए हिजाब, पर्दा, ये एक बहुत अहम चीज़ होती है। हर मुसलमान औरत पर पर्दा करना फ़र्ज़ होता है। सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, सभी धर्मों में। सावित्रीबाई फुले जी, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई सर पर दुपट्टा रख कर ही पूरी की थी। क्रिश्चियंस में मदर मैरी और जो सिस्टर्स होती है वो भी तो सर पर ओढ़ी हुई होती है। फिर सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये हमारे भारत की संस्कृति रही है और इस बात का हक तो हमें हमारा भारत का संविधान भी देता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 और 27 के अंतर्गत किसी भी भारतीय को धर्म चेंज करने पर या उसके धर्म के हिसाब से नहीं रहने देने पर मजबूर नहीं कर सकता। हर भारतीय को भारत में इस बात का हक है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो कर सकता है और किसी को इस बात का हक नहीं कि उसे ऐसा करने से रोके। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं हम सब आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।